हेलो दोस्तों, आज हम कोटा यूनिवर्सिटी की सीरीज 1 वीक सीरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो भारतीय इतिहास है उसके बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कि कौन कौन से पर्सन आएंगे, क्या क्या आएंगे और इन पर्सनों को कौन कौन से हम देख सकते हैं। तो सारे पर्सन को हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। और आपको बता देते कि जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें आपके 10 पर्सन आएंगे जो सारे करने अनिवार्य है। और जो सेकेंड सेक्शन है उसमें आपको 5 यूनिट मिलेगी। प्रत्येक यूनिट से आपको एक पर्सन लेना है, यानी कि 5 यूनिट से आपको पर्सन दिए जाएंगे, 10% दिए जाएंगे। प्रत्येक यूनिट से 2% होंगे। अब 2% में से आपको एक यूनिट में से जब 2% आएंगे तो आपको 1% करना अनिवार्य है, यानी कि प्रत्येक यूनिट में से आपको 1% करना है। ऐसे मिलाकर कुल मिलाकर आपको पाँच क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। और ये इस प्रकार से आपका पर्सन हो जाएंगे और पेपर भी हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम इस सीरीज को, भारतीय इतिहास की जो सीरीज है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चंस देखते हैं इसके कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय इतिहास, तो पहला प्रश्न आता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत का विवेचन कीजिए। अब पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं, क्या है क्या नहीं है, तो इनके बारे में हम देखते हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों में हम देखते हैं अभिलेख, यानी कि वह स्रोत जो हमें इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ये अपन हेडिंग लिख लेंगे। तो पहला देखते हैं अभिलेख। अभिलेख क्या होता है, प्रयाग प्रशस्ति, यानी कि एक प्रशस्ति है प्रयाग प्रशस्ति, जो प्रयाग नाम के स्थान पर हमें मिली थी। तो यहाँ प्रशस्ति अभिलेख है, ये एक अभिलेख है, प्रयाग अभिलेख, जो हमें कहाँ से मिला है, जूनागढ़ अभिलेख से मिला है। जो महरौली अभिलेख, भीतरी स्तंभ लेख, ये सब क्या है, अभिलेख है। अभिलेख यानी कि जिनको हम चट्टानों पर कुछ शासकों के बारे में जानकारी लिख देते हैं, या फिर स्तंभों पर लिख देते हैं, या फिर बहुत सारे जैसे कि दीवारों पर लिख देते हैं, भित्ति शिलालेख, स्तंभ शिलालेख, सारी चीज़ें, ये सब क्या है, अभिलेख है। यानी कि जहाँ पर हम किसी के बारे में एकदम सटीक जानकारी प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं अभिलेख। सिक्के, किसी भी सिक्के के बारे में सिक्के से हमें किसी शासक के बारे में जानकारी मिलती है तो उसको क्या कहते हैं, शासकों के बारे में जानकारी मिलती है तो उसको सिक्के वाले पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। जैसे कि सम्राट अशोक ने उसके काल में सोने के सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के चलाए, या फिर उसके नाम मिलते हैं, हमें शेर का चिन्ह मिलता है, क्या नहीं मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, सम्राट अशोक के बारे में जानकारी मिलती है उसके सिक्कों से। तो वैसे ही हमारे मोदी के काल में गांधी जी के सिक्के चलाए, गांधी जी के सिक्के कौन कौन से हैं, कौन सा कलर है क्या नहीं है, तो उन सब के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है कि इस ईसा पूर्व का सिक्का है, उसमें सन वगैरह की जानकारी मिल जाती है। यानी कि सिक्कों से शासकों के साम्राज्य की सीमाओं, यानी कि कौन कौन सी सीमाओं में, यानी कि सिक्कों में जानकारी भी दी जाती है कि भारत देश का है, या फिर अफ्रीका का है, ऑस्ट्रेलिया का है, फ्रांस का है, यूरोप का है। तात्कालिक धर्म, यानी कि कौन कौन से धर्म है, यानी कि कौन कौन से धर्म के बारे में भी जानकारी मिलती है। यानी हिंदू धर्म का शिलालेख होगा तो हिंदी लिखी होगी, मुस्लिम धर्म का होगा तो मुस्लिम की भाषा लिखी होगी उसमें। तो यानी कि इसमें हमें यह तात्कालिक धर्म की जानकारी मिलती है। शासकों के धार्मिक विश्वासों की जानकारी मिलती है, यानी कि धार्मिक अनुष्ठान करवाए थे, क्या क्या करवाए थे उन्होंने सिक्कों में। यानी कि धार्मिक विश्वासों के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी, यानी कि सिक्कों के अंदर मातृ देवी, यानी कि शिव जी का त्रिशूल आ जाएगा, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएगी जिससे हमें पता लग जाता है कि ये धार्मिक सिक्के हैं। इनकी व्यक्तिगत रुचियाँ आदि के बारे में हमें जानकारी यहाँ से मिलती है। स्मारक, अब स्मारक क्या है, स्मारक यानी कि किसी भी बिल्डिंग वगैरह का निर्माण करना। जैसे कि बूंदी का किला किसने बनाया था, कोटा का किला किसने बनाया था, इसके बारे में हमें जानकारी किससे मिलेगी, स्मारक से मिलेगी। और उन किलों पर उनके चीज़ें भी लिखी हुई है, जैसे कि स्तूप रहते हैं तो वहाँ पर से हमें उनके बारे में शिलालेख वगैरह मिल जाते हैं, या फिर उनकी डिटेल्स वगैरह लिखी रहती है कि इस शासक ने यहाँ पर ये किला निर्मित करवाया था। तो इसके बारे में हम देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। स्मारक होते क्या है, मंदिर, यानी कि मंदिर का निर्माण करना। स्तूप आपको बताए होंगे मैंने, स्तूप यानी कि एक खंभा पिलर का निर्माण करना जिस पर शासकों के बारे में जानकारियाँ लिख देते हैं। स्मारक यानी कि बिल्डिंग वगैरह, जैसे कि तारागढ़ फोर्ट हो गया, कोटा का किला हो गया। तात्कालिक धर्म, छत्रियाँ वगैरह होगी, धर्म की छत्रियाँ वगैरह, जैसे कि भगवान की मूर्ति वगैरह, जैसे कि सूर्य छत्री वगैरह। सामाजिक जीवन के बारे में हमें यहाँ से मिलती है। कला, यानी कि ये यहाँ पर क्या है, चित्रकला थी, क्या है प्रकाश डाला है किसमें, स्मारकों पर। प्राचीन भारतीय इतिहास में साहित्यिक स्रोतों की विवेचना कीजिए। अब प्राचीन भारतीय इतिहास में जो साहित्यिक स्रोत थे उनके बारे में हम देखते हैं। तो कौन कौन से साहित्य से हमें, यानी कि साहित्य यानी कि जो लिखे गए थे लेखकों के द्वारा, कौन कौन सी किताबें लिखी गई, कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें लिखे गई। तो स्टार्ट करते हैं हम। साहित्यिक स्रोत, वेद हो गए, ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, वेद हो गए, 4 वेद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, आरण्य लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, वेदांग लिखे गए, स्मृतियाँ लिखी गई, रामायण लिखे गया, महाभारत आदि
तात्कालिक सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं आर्थिक सांस्कृतिक अवस्थाओं के बारे में हमें जानकारियाँ कहाँ से मिलती है? साहित्य से मिलती है। त्रिपिटक तथा जातक ग्रंथों, यानी कि त्रिपिटक, अभिधम पिटक, ये वगैरह है ना, त्रिपिटक, जातक ग्रंथों, ये सब क्या है? जैन में। दीपवंशी, महावंश, दिवेदान, ये सब क्या है? बौद्ध ग्रंथों के बारे में। बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं? त्रिपिटक हो गया, जातक ग्रंथ हो गया, दीपवंश हो गया, महावंश हो गया, दिवेदान हो गया। इन सब के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। प्राचीन भारत इतिहास पर प्रकाश डाला गया है, यानी कि इससे हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी हमें इन ग्रंथों से मिलती है। परिशिष्ट पर्वन, भद्रभाव चरित्र, भगवती सूत्र आदि जैन ग्रंथों से प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, वाणभट्ट के हर्ष चरित्र, कल्हण के राजतरंगिणी, यानी कि कल्हण ने कौन सी लिखी थी पुस्तक? राजतरंगिणी लिखी थी। ग्रंथ से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने कौन सा लिखा था? अर्थशास्त्र, यानी कि कौटिल्य यानी कि चाणक्य। चाणक्य ने कौन सा लिखा था? अर्थशास्त्र नाम का। वाणभट्ट के हर्ष चरित्र से लिखा गया था। यानी कि ये सारी चीज़ें साहित्यिक स्रोत है जिनसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राचीन भारतीय इतिहास के 4 प्रमुख स्रोत पर वर्णन कीजिए, यानी कि कौन कौन से 4 प्रमुख स्रोत हैं? अब धार्मिक स्रोत हो गए, यानी कि जिनसे हमें धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक स्रोत हो गए, जिससे हमें इतिहास के समसामयिक, यानी कि जो कौन कौन से कालचक्र है, क्या है क्या नहीं है, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। विदेशियों के विवरण, पुरातात्विक सामग्रियाँ, वेद, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद, वेदांग, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति आदि ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथों से हमें भारतीय इतिहास के निर्माण की में बड़े सहायता मिलती है। इस प्रकार बौद्ध साहित्य तथा जैन धर्म ग्रंथों से प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक एवं सामाजिक ग्रंथ, कल्हण की राजतरंगिणी, यानी कि कल्हण ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? राजतरंगिणी। पहली ऐतिहासिक पुस्तक, यानी कि पहली ऐतिहासिक, यानी कि इतिहास के बारे में हमें जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? जो प्रथम पुस्तक थी ना, उससे हमें जानकारी मिलती थी। तो कौन सी थी? कल्हण की राजतरंगिणी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, यानी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखे। हर्ष चरित्र, राजतरंगिणी आदि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी देने वाले क्या ऐतिहासिक स्रोत है। विदेशियों के विवरण, यानी कि विदेशी कौन कौन से विदेशी भारत में आए हैं, क्या क्या है, इनके बारे में हमें जानकारी भी इससे मिलती है ऐतिहासिक स्रोतों से। यानी कि मेगास्थनीज भारत में आया, फाहियान कब आया, हिंसांग कब आया, इसके बारे में हमें विवरणों के प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पर्याप्त जानकारी हमें मिलती है। विदेशियों का विवरण भी है। पुरातात्विक सामग्री, यानी कि अभिलेख लिखे गए, सिक्के लिखे गए, स्मारक लिखे गए, उत्खननों से भी प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उत्खनन यानी कि इनको खोद कर निकाला गया था। किनको? प्राचीन अभिलेखों को, सिक्कों को, स्मारकों को उत्खनन के द्वारा हमें जानकारी मिलती है पुरातात्विक स्रोत की। प्राचीन भारत के प्रमुख संवत बताइए। संवत यानी कि कौन कौन से सन हैं? तो विक्रम संवत। विक्रम संवत कब आता है? इसकी शुरुआत होती है विक्रमादित्य ने, यानी कि विक्रमादित्य नाम का एक राजा था जिसने विक्रम संवत की स्थापना की थी। और कब की थी? 1575 में। शक संवत की स्थापना कुषाण कनिष्क ने की थी। किसने? कुषाण शासक कनिष्क ने, जो कब की थी? 78 ईसा पूर्व में। गुप्त संवत चंद्रगुप्त ने की थी, यानी कि इसके नाम से ही क्या आ जाता है? गुप्त से चंद्रगुप्त ने 319 ईसा पूर्व के अंतर्गत इसकी स्थापना की थी। हर्ष संवत, हर्ष के द्वारा यह संवत प्रारंभ किया गया था, यानी कि हर्षवर्धन ने हर्ष संवत प्रारंभ किया था। भारत के भौगोलिक विभिन्नताओं से भारत की भौगोलिक विभिन्नताओं ने यहाँ के सामाजिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है? भारतीय इतिहास और संस्कृति के निर्धारण में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। यानी कि भौगोलिक कारक, जो भूगोल से हमें जानकारियाँ मिलती है, यानी कि यहाँ पर कितनी जनसंख्या थी, क्या क्या है, कौन कौन से सिक्के चलाए गए, इनकी मिट्टी कौन सी थी, यहाँ का वातावरण कैसा था, इन सभी की जानकारी में हमें भौगोलिक स्रोतों से मिलती है। और प्राचीन जो भौगोलिक स्रोत थे उनकी जानकारियाँ हमें इनसे मिलती है। तो देखते हैं, भारत जैसा विशाल देश भौगोलिक दृष्टि से अनेक भागों में विभक्त था। यानी कि भारत है ना, जो हमारा भारत देश था वो भौगोलिक दृष्टि से अनेक भागों में बटा हुआ था। इन भौगोलिक विभाजन से यहाँ के सामाजिक जीवन, यानी कि यहाँ का समाज, जैसे राजस्थान में कैसा समाज था, गुजरात में कैसा समाज था, यानी कि गुजरात के लोग क्या क्या पहनते थे, क्या क्या नहीं पहनते थे, उनका खान पान कैसा था, तमिलनाडु की साइड पे कौन सा था, इधर पूर्वी भारत में कैसा था और पश्चिमी भारत में कैसा था, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। विभिन्न भागों में सामाजिक जीवन में विभिन्नता को उत्पन्न करते हैं। भारत के सभी भागों में लोग खान पान, उनकी वेशभूषा तथा उनके रहन सहन एक समान नहीं होते थे, यानी कि भिन्न भिन्न
भागों में धरातल, मिट्टी, जलवायु और उपज में अंतर होने के कारण वहाँ के लोग खान पान, रहन सहन पर्याप्त विभिन्नता होती थी। यानी कि भारत में एक ही तरह के खाना नहीं खाया जाता था, या फिर एक ही तरह की वेशभूषा, कपड़े वगैरह नहीं पहने जाते थे। सब अलग अलग प्रकार के कपड़े वगैरह पहनते थे। यानी कि उनकी मिट्टी वगैरह के आधार पर, जैसे कि पूर्वी भारत में कैसे पहनते, पश्चिम भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, सब में अलग अलग पहनते थे। कुछ भागों के निवासी चावल खाते थे तो कुछ गेहूँ और कहीं बाजरा आदि खाया जाता था। कई शाकाहारी का बाहुल्य होता था, यानी कि कोई जगह पे शाकाहारी ज़्यादा होते थे, कोई जगह पे मांसाहारी। इसी भांति जलवायु के अनुसार वेशभूषा भी होती थी, यानी कि जलवायु के अनुसार ही क्या है, वेशभूषा भी होती थी लोगों की। इसी प्रकार भारत में विभिन्न भागों में दृष्टिगत होने वाले विभिन्न देशों की भौगोलिक स्थिति के कारण ही यहाँ पर भूगोल बटा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार क्षेत्र के बारे में आप क्या जानते हैं? यानी कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ पर हुआ, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र था वो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आता है। सिंधु नदी घाटी तक ही सीमित नहीं था, वरन उसका विस्तार अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैलाया था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता पूर्वी राजस्थान में अधिक फैली हुई थी, उत्तरी भारत में आधुनिक भौगोलिक नामों में उनके अंतर्गत बलूचिस्तान, यानी कि बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में आता है वो आता था। उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत उत्तर पश्चिम भाग में आता था। पंजाब आता था, सिंध आता था, काठियावाड़ गुजरात का क्षेत्र आता था। सिंध यानी कि जम्मू कश्मीर का भाग आता था। पश्चिम भाग, उत्तरी भाग में पंजाब आता था। अधिकांश भाग यहाँ पर राजस्थान में गंगा की घाटी का उत्तरी भाग तथा यह सभ्यता फैली हुई थी। कहाँ पर फैली हुई थी? हड़प्पा सभ्यता इन क्षेत्रों में फैली हुई थी। इस सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम, यानी कि पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर तक हुआ था। 1600 किलोमीटर तक यह सभ्यता फैली हुई थी पूर्व से पश्चिम की ओर, और उत्तर से दक्षिण की ओर 1400 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में ज्ञान भौगोलिक विस्तार लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 15 लाख वर्ग किलोमीटर में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई है। हड़प्पा सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है, तो इसके बारे में हम विशेषता देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी, यानी कि अपनी एक देवी की पूजा करते थे, यानी कि अपनी आराध्य देवी की पूजा करते थे। ये देवता की पूजा नहीं करते थे, बल्कि मातृ देवी यानी कि इनकी माता की पूजा करते थे। एक मूर्ति बनाई जाती थी जिसकी पूजा वो करते थे, जो एक स्त्री की मूर्ति थी, जैसे कि माँ पार्वती, दुर्गा वगैरह की। शिव जी की पूजा करते थे, लिंग पूजा करते थे, शिवलिंग की योनि पूजा करते थे, पशुओं की, वृक्ष आदि की पूजा करते थे। यानी कि लोग धार्मिक भी थे हड़प्पा सभ्यता के, और ये सभी रीति रिवाज से चलते थे और पूजा पाठ वगैरह भी करते थे। ये लोग गेहूँ, यानी कि गेहूँ की खेती करते थे, जो भी उगाते थे अपने खेतों में, चावल भी उगाते थे और इनको खाते थे, और मांस को भी खाते थे, मछली खाते थे, अंडे खाते थे आदि का सेवन ये करते थे, यानी कि खाते थे। तथा सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग ये करते थे। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, यानी कि ये क्या करते थे, सिर्फ कृषि पर ही निर्भर होते थे। यानी कि इनको पेट पालने के लिए क्या करते थे, ये कृषि करते थे। तथा ये लोग अनेक जानवर भी पालते थे, यानी कि मुर्गी वगैरह या फिर कुत्ते, बैल, गाय, भैंस वगैरह ये पालते थे। यहाँ के अनेक उद्योग धंधे भी विकसित होते थे, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग वगैरह धंधे भी ये विकसित कर लिए थे, यानी कि ये बाजार भी लगाते थे। यहाँ का आंतरिक एवं विदेशी व्यापार भी उन्नत है, यानी कि यहाँ पर आंतरिक और विदेशी व्यापार भी ये लोग करते हैं। यहाँ नाप तोल के साधन भी प्रचलित थे, यानी कि नाप तोल वगैरह के साधन भी यहाँ पर प्रचलित थे। सेंधव काल पर टिप्पणी लिखिए। अब सेंधव काल यानी कि सिंधु घाटी का जो काल था उसे सेंधव काल के नाम से जाना जाता है। तो सेंधव काल के बारे में देखते हैं। सेंधव लोग मूर्ति निर्माण कला में निपुण थे, यानी कि मूर्ति का निर्माण वगैरह करते थे। ये मिट्टी, पत्थर, सोना, चांदी आदि मूर्तियाँ बनाते थे, यानी कि ये क्या करते थे, मूर्ति निर्माण करते थे, यानी कि मूर्ति वगैरह भी बनाते थे। मिट्टी, पत्थर, सोना, चांदी आदि की मूर्तियाँ बनाते थे। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कांस्य की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति, यानी कि मोहनजोदाड़ो एक सभ्यता है जहाँ से हमें कांसे, यानी कि कांसे की धातु रहती है, तो उससे हमें नर्तकी यानी कि नाचने वाली एक स्त्री की मूर्ति बड़ी सुंदर और आकर्षक हमें वहाँ से मिली है। सेंधव लोग मोहर निर्माण कला यानी कि मोहर का निर्माण करते थे। नक्काशी की कला तथा धातु कला में निपुण थे।
ये लोग मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाते थे तथा उन पर पशु पक्षियों आदि के चित्र बनाते थे। कालीबंगा के अलंकृत ईंटों से प्रमाण मिले हैं, यानी कि पक्षियों के वगैरह के इनके चित्र भी बनाते थे। लोग मिट्टी से सुंदर बर्तन भी बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन वगैरह भी बनाते थे ये लोग। पशु पक्षियों आदि के चित्र भी बनाते थे। कालीबंगा से अलंकृत ईंटें, यानी अलंकृत यानी कि सजी धजी हुई, जिस पे कलर वगैरह और पेंटिंग वगैरह हो रही है, ऐसी ईंटें भी यहाँ से मिली है। कहाँ से? कालीबंगा से। वैदिक आर्य के धार्मिक विश्वासों का वर्णन कीजिए। 9वां प्रश्न है वैदिक यानी कि वैदिक काल में जो आर्य होते थे उनके धार्मिक विश्वास यानी कि धर्म पर कैसे विश्वास करते थे उसका वर्णन हम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम धार्मिक वैदिक धर्म। वैदिक काल में लोग प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे, यानी कि प्रकृति की जो शक्तियाँ, जैसे कि इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो बारिश हो जाएगी, या फिर अग्नि की पूजा नहीं करेंगे तो हमें भस्म कर देगी, विष्णु जी की पूजा नहीं करेंगे तो हमसे चक्र से काट देंगे। तो ऐसी ऐसी धार्मिक मान्यताएं वो रखते थे। वैदिक काल के लोग प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे। क्या थे? प्राकृतिक शक्तियों, यानी कि प्रकृति से हमें जो शक्तियाँ मिलती है उनकी पूजा करते थे। वैदिक काल में घोष और पृथ्वी, सूर्य, वरुण, इंद्र, अग्नि, विष्णु, सोम, सविता आदि आर्य के प्रमुख देवता थे। इस युग में आर्य बहुदेववाद होते हुए भी ईश्वर तथा परम तत्वों में विश्वास करते थे, यानी कि बहुदेववाद यानी कि बहुत सारे देवताओं को ये मानते थे, लेकिन फिर भी वह एक ईश्वर या परम तत्व में विश्वास करते हैं, यानी कि ईश्वर तो सिर्फ एक ही है, लेकिन वो देवताओं की पूजा, बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे। वे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थनाएं करते थे, यानी कि प्रार्थना करते थे, प्रे करते थे, स्तुति करते थे, यानी कि उनके मंत्र वगैरह जाप करते थे, यज्ञों का आयोजन करते थे, यज्ञ करते थे। वैदिक काल में इंद्र प्रमुख देवता थे। इंद्र यानी कि वैदिक काल में जो प्रमुख देवता है, यानी कि जो मेन देवता है, एकदम फेमस देवता, वो थे इंद्र। उसका 250 बार उल्लेख किया गया है, यानी कि वैदिक काल में 250 बार इंद्र का नाम लिया गया है। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, विष्णु, प्रजापति यानी कि भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी, रुद्र यानी कि शिव जी की उपासना प्रचलित, यानी कि इनको भी हम पूजते थे। कौन? वैदिक काल के लोग। इस युग में यज्ञ और कर्मकांड किए जाते थे, यानी कि यज्ञ भी किए जाते थे, और धार्मिक कर्मकांड जैसे कि छुआछूत वगैरह या फिर धर्म से रिलेटेड कुछ अनुष्ठान वगैरह किए जाते थे, जिसके 5 महायज्ञों, संस्कारों यानी कि 5 यज्ञों का आयोजन किया जाता था, संस्कारों को निभाया जाता था, तप किया जाता था आदि महत्व बढ़ गया था। इस युग में तत्वंचित की लोहर भी उत्पन्न हो चुकी थी। उत्तर वैदिक काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। अब उत्तर वैदिक काल में जो आर्य होते थे तो उनकी जो आर्थिक स्थिति थी, यानी कि वो पैसे वगैरह कैसे कमाते थे, तो इसके बारे में हम जानकारी देते। उत्तर वैदिक काल में कृषि यानी कि कृषि वगैरह करते थे लोग, है ना, कृषि करते थे, जहाँ से वो गेहूँ, चावल आदि वो उगाते थे खेती में। पशुपालन भी प्रचलित, यानी कि पशु पालते थे। उद्योग धंधे भी विकसित थे, उद्योग धंधे भी वो करते थे। सुनार, चर्मकार यानी कि चमड़े वगैरह से जूते वगैरह बनाना, लुहार, कुंभकार यानी कि घड़े वगैरह बनाना, जुलही आदि व्यवसाय वो करते थे। व्यापार भी उन्नत व्यवस्था में था, यानी कि उन्नत व्यवस्था थी व्यापार की, यानी कि व्यापार वगैरह भी करते थे। वस्तु विनिमय करते थे, यानी कि वस्तु को लेके और देख के क्या करते थे, चीज़ें खरीदते। जैसे कि किसी के पास चावल ज़्यादा है तो चावल के बदले क्या खरीद लेगा, गेहूँ खरीद लेगा किसी से जिसके पास गेहूँ ज़्यादा है, तो ऐसे वो व्यापार करते थे। परंतु निष्क, शतमान, कृष्ण आदि सोने के सिक्के भी प्रचलित हैं, यानी कि ये जो सोने के सिक्के हैं कौन कौन से उत्तर वैदिक काल में सिक्के थे सोने के, तो निष्क था, शतमान था, कृष्ण था आदि, ये सोने के नाम है, जो यहाँ पर सोने के सिक्के के नाम है जो उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थे, यानी कि उत्तर वैदिक काल में ये सिक्के हुआ करते थे। लेकिन अधिकतर व्यापार क्या होता था, वस्तु विनिमय द्वारा ही होता था। वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति पर टिप्पणी लिखी, यानी कि वैदिक काल में जो समाज में जो स्थिति थी, यानी कि समाज के लोग किस प्रकार से रहते थे, तो उसके बारे में हम देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो वैदिक कालीन समाज में प्रथम इकाई परिवार था, यानी कि जो प्रथम इकाई मानी जाती थी समाज की, उसको किसको माना जाता था, परिवार को माना जाता था। संयुक्त परिवार प्रणाली पर परिवार की सभ्यता दिखाई देती थी, यानी कि संयुक्त परिवार होता था वहाँ पर, कहाँ पर, वैदिक काल में, यानी कि लोग परिवार के अंदर चाचा चाची, नाना नानी, काका काका, मामा मामी, दादा दादी सभी रहते थे। समाज मुख्यतः आर्य अनादि पर विभक्त था, यानी कि यहाँ पर क्या है, आर्य और अनादि आदि लोग रहते थे। ऋग्वैदिक काल में समाज सरल प्रतिरूप में दिखाई देता है, यानी कि सरल समाज हुआ करता था, यानी कि कुछ ज़्यादा हाईफाई नहीं होता था। वहीं उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था, यानी कि समाज में कितने वर्ण थे, 4 वर्ण थे। वर्ण यानी कि जैसे कि
वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब क्या है? वर्ण है। यानी कि शूद्र रहते थे, वैश्य रहते थे, वो क्या काम करते थे, शूद्र क्या काम करते थे, क्षत्रिय क्या काम करते थे, वो ब्राह्मण क्या काम करते थे। सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण होते थे 4 वर्णों में और सबसे कम होते थे शूद्र। विभक्त किए थे। मनुष्य की आयु को 100 वर्ष निर्धारित किए गए थे। यानी कि 100 वर्ष के आधार पर मनुष्य की आयु को निर्धारित किया गया, जिसमें 4 आश्रम होते थे। यानी कि ब्रह्मचारी आश्रम होता था, है ना, वैवाहिक आश्रम वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें होती थी, है ना। 4 आश्रमों में विभक्ता। तो आश्रम व्यवस्था भी थी। अब आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं तो 4 भागों में विभाग था। जैसे कि ब्रह्मचार्य आश्रम होता था जो 8 से 25 वर्ष तक होता था। गृहस्थ आश्रम होता था 26 से लेकर 50 वर्ष तक। फिर उसके बाद में जो आश्रम आता था वानप्रस्थ आश्रम आता था, जिसमें वन वगैरह में जाते थे लोग, तो 51 से 75 तक होता था। और संन्यास आश्रम होता था 76 से लेकर 100 वर्ष तक। यानी कि 100 वर्षों को आश्रम व्यवस्था में विभक्त किया गया था। इसी सामाजिक जटिलताओं के कारण 6 शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक क्रांति भी हुई थी। आगे चलते हैं पंच महायज्ञों का संक्षिप्त वर्णन। यानी कि 5 महायज्ञ होते थे उस काल में, जिसको हम देखते हैं। तो कौन कौन से यज्ञ थे, कौन कौन से क्या है, तो देखते हैं। ब्रह्म यज्ञ, यानी कि ब्राह्मणों के द्वारा जो यज्ञ किए जाते थे उसे ब्रह्म यज्ञ कहते थे, जिसमें प्राचीन ऋषियों के प्रति आदर की भावना रखी जाती थी। देव यज्ञ, यानी कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किए जाते हैं। पितृ यज्ञ, यानी कि पितरों की, यानी कि श्रद्धा देने के लिए, यानी कि जो हम श्राद्ध वगैरह करते हैं वही पितृ यज्ञ किए जाते थे। अतिथि यज्ञ, यानी कि अतिथि की सेवा वगैरह की जाती थी, उसको भोजन आदि करवाया जाता था, अतिथि का अपमान नहीं किया जाता था। भूत यज्ञ, यानी कि पशु पक्षियों को भोजन खिलाया जाता था, इसको भूत यज्ञ कहते थे। इसके द्वारा ही धर्म निकाला जाता था। महायज्ञ किसे कहते हैं? महायज्ञ। अब महाजनपद किसे कहते हैं? कोई 8 नाम लिखिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के किन्हीं 4 क्षेत्रीय राज्यों का उल्लेख कीजिए। महाजनपद यानी कि जो बड़े राज्य होते थे, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, कौशाम्बी हो गया, वज्जी हो गया, मल्य हो गया, मगध हो गया, अंग हो गया, मत्स्य हो गया, ये सब क्या है? बड़े महानगर थे, जिनको हम क्या कहते थे? महाजनपद कहते हैं। जब जन एक स्थान पर स्थायी रूप से बस गए तब वे जनपद कहलाने लगे। यानी कि जन, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे ज़िले मिलकर एक जनपद बना, महाजनपद बना। जनपद अनेक ग्रामों और नगरों से मिलकर बनाते हैं। बहुत सारे गांव और नगर मिलाकर क्या बनते हैं? जनपद बनता है। और बहुत सारे ये जनपद मिलाकर क्या बनता है? महाजनपद बनता है, जिसकी अपनी अलग राजनीतिक व्यवस्था थी और अलग अलग शासक थे। शक्तिशाली जनपद महाजनपद कहलाते थे, यानी कि जिनके पास शक्तिशाली थे, पावर वाले थे, वो महाजनपद कहलाते थे। सर्वप्रथम महाजनपद की जानकारी बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय आदि से मिलती है। यानी कि सर्वप्रथम महाजनपद की जानकारी किससे मिलती है? बौद्ध ग्रंथों से मिलती है और अंगुत्तर निकाय से मिलती है। 8 महाजनपद के नाम इस प्रकार है। अंग था, मगध था, काशी था, कौशल था, वज्जी था, मल था, वत्स था, मत्स्य था। ये क्या है? महाजनपद थे, यानी कि इनके पास सत्ता सबसे ज़्यादा थी और इनकी सैन्य शक्ति ज़्यादा थी। गणराज्यों की प्रशासन नीति पर एक टिप्पणी लिखी है, यानी कि गणराज्य 16 महाजनपदों में एक प्रकार की शासक पद्धति गणतंत्र प्रकार की थी। यानी कि लोग क्या करते थे? शासक का निर्वाचन गणतंत्र प्रकार से करते थे, यानी कि जनता शासक का निर्वाचन करती थी। पतंजलि के महाभाष्य के अंतर्गत हमें गणराज्य की शासन पद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। लिच्छवी गणराज्य के शासक, लिच्छवी जो गणराज्य था उसका जो शासक था, उसकी व्यवस्था के संचालन के लिए 7707 राजा थे, यानी कि 7707 राजा थे। कौन से? लिच्छवी गणराज्य में। राजा का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा किया गया, यानी कि डायरेक्ट किया गया राजा का चुनाव। सभा का आयोजन संस्थागार नामक जगह पर होता था। यानी कि सभा का जो आयोजन होता था, यानी कि सभा का जो आयोजन किया जाता था वो कहाँ पर किया जाता? संस्थागार, यानी कि एक स्थान होता था जिसको हम क्या कहते हैं? संस्थागार कहते हैं। तो वहाँ पर किया जाता था। आसन प्रपदांग नामक पद्धतियाँ हम सभी के अध्यक्ष करते थे। ये सब क्या है? इसमें आ गया। अब आगे चलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के गणतंत्रों के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। अब 6ठी शताब्दी में जो गणतंत्र थे उनका जो पतन हुआ, उनका जो विनाश हुआ, वो जो नष्ट हुए, तो उनके जो क्या कारण थे उनको देखते हैं। गणतंत्रों में आपस में एकता का अभाव था, यानी कि गणतंत्र जो राज्य थे वो उनके आपस में एकता नहीं थी, यानी कि एकजुट नहीं रहते थे। हाँ,
राजतंत्रों में साम्राज्यिक भावना बड़ी प्रबल थी। संस्थाकारों के राजतंत्रों में साम्राज्यवादी साम्राज्य का विस्तार करने की भावना बहुत ज़्यादा प्रबल थी। यानी कि साम्राज्य का विस्तार, जैसे कि मेरे पास राजस्थान का राजा हूँ मैं, तो मैं उत्तर प्रदेश में आक्रमण करके उत्तर प्रदेश का भी राजा बन जाऊँ, यानी कि मेरा ये क्षेत्र इतना बड़ा हो जाए। संस्थाकारों के प्रतिनिधित्व सदस्यों में गुटबंदी थी। यानी कि संस्था के जो गारों थे वहाँ पर जो मंत्री वगैरह थे उनमें प्रतिनिधित्व सदस्यों की गुटबंदी थी। यानी कि वो क्या करते थे, गुटबंदी करते थे, यानी कि किसी अपने ही प्रतिनिधि को चुनते थे। गणराज्यों के निर्णय में गोपनीयता का अभाव था। यानी कि गोपनीयता नहीं होती थी, सारी चीज़ें खुली होती थी। संस्थाकारों में लंबे वाद विवाद के कारण तुरंत कार्यवाही करना संभव नहीं होता था। यानी कि संस्थाकारों में जहाँ पर संस्था वगैरह बिठाई जाती थी वहाँ पर लंबी कार्यवाही के कारण वहाँ पर क्या है, विवादों के कारण तुरंत कार्रवाई नहीं की जाती थी। यानी कि तुरंत फैसले नहीं लिए जाते थे। विभिन्न दल अपनी स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहते थे। यानी कि सब क्या है, स्वार्थी लोग होते थे वहाँ पर। राष्ट्र हितों की अपेक्षा करते थे। यानी कि राष्ट्र के हित की ना सोचकर अपने स्वार्थों को पूरा करने पर लोग ज़्यादा ध्यान देते थे। युद्ध के समय निर्णय लेने में देरी होती थी। यानी कि युद्ध के समय क्या निर्णय लेना चाहिए, कि युद्ध करना चाहिए, किस पद्धति से करना चाहिए, उसका निर्णय वो नहीं ले पाते थे। धार्मिक नवजागृति से क्या तात्पर्य है? 6वीं शताब्दी से पूर्व में इसकी प्रमुख क्या कारण है? धर्म में व्याप्त कुरीतियों, कर्मकांडों एवं आडंबरों के विरुद्ध 6वीं शताब्दी पूर्व में धार्मिक आंदोलन शुरू हुए। 6वीं शताब्दी में क्या हुए, धार्मिक आंदोलन शुरू हुए। फिर आगे देखते हैं, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का उदय हुआ। जैन धर्म धार्मिक आंदोलन के द्वारा ही क्या हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हुआ, यानी कि उनका उदय हुआ, यानी कि जन्म हुआ। इस धार्मिक नवजागृति के कारण थे बहुदेववाद एवं देववाद में विरुद्ध लोगों के असंतोष था। यज्ञ बड़े जटिल एवं खर्चीले हुआ करते थे। यानी कि यज्ञ करना भी बहुत ज़्यादा खर्चीला हुआ करता था। वैदिक धर्म में अनेक कुरीतियाँ आ गई थी। यानी कि बहुत सारी कुरीतियाँ, यानी कि प्राचीन परंपराएं आ गई थी। ब्राह्मणों के बढ़ते हुए प्रभाव से क्षत्रिय भी अप्रसन्न थे। यानी कि ब्राह्मण क्या है, अपने को ही श्रेष्ठ मानते थे और क्षत्रिय भी इससे क्या थे, दुखी थे। शूद्र की दशा अत्यंत शोचनीय थी। यानी कि शूद्र लोग रहते थे जो सबसे निचली कास्ट के रहते थे, वो बहुत ज़्यादा दयनीय दशा में थे। यानी कि उनके ऊपर दया आ जाए ऐसी दशा हो रही थी उनकी। यानी कि उनके साथ छुआछूत, उनसे बोला नहीं जाता था, शादी नहीं की जाती थी उनकी, कुछ ऐसे उनको पढ़ाया नहीं जाता था आदि सारी बहुत सारी कृतियाँ होती थी। मगध के उत्कर्ष के विभिन्न कारणों को बतलाइए। मगध के उत्कर्ष के विभिन्न कारण निम्नलिखित हैं। राजनीतिक कारण, विभिन्न राजवंशों में योगदान दिया। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है किसमें, मगध वंश में को बढ़ाने में। भौगोलिक कारक, पहली राजधानी राजगृह दोनों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई थी, जबकि दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र चारों तरफ से नदियों से घिरी हुई थी। भौगोलिक कारक से जो मगध की जो पहली राजधानी थी राजगृह, वो दोनों तरफ से क्या है, पहाड़ों से घिरी हुई थी। जो दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिसका नाम है, जो चारों तरफ से नदियों से घिरी हुई थी। हाथियों की अधिकता थी यहाँ पर, यानी कि हाथी ज़्यादा पाए जाते थे। लोहे की प्राप्ति अधिक होती थी। सामाजिक एकता थी, यानी कि समाज में एकता थी। नंद साम्राज्य का महत्व बताइए। भारत के इतिहास में नंद साम्राज्य अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण स्थान है। नंद वंश ने अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की संभावना स्पष्ट की है। उनके शासकों ने उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों को जीत कर मगध में मिला लिया था, जिसके पास एक विशाल सेना एवं विपुल धन संपत्ति थी। नंद वंश का काल भारत की आर्थिक समृद्धि का काल है। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा फेमस हुआ काल है। यानी कि आर्थिक समृद्धि, यानी कि पैसे की ज़्यादा प्राप्ति हुई है भारत में नंद वंश के काल में। महापद्मानंद और घनानंद जैसे शासकों ने अपनी शक्ति के बल पर एक विशालकाय राज्य की स्थापना की। यानी कि यहाँ के जो राजा थे, जिनके नाम थे महापद्मानंद और घनानंद, इन्होंने राज्यों को जीतकर अपनी शक्ति के बल पर विशाल राज्य की स्थापना की। यानी कि विशाल साम्राज्य की स्थापना की है इन्होंने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है? अब मौर्य साम्राज्य को देखते हैं। तो मौर्य साम्राज्य भारत का प्रथम महान और भारत के शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। यानी कि शक्तिशाली साम्राज्य था। इस युग में भारत में राजनीतिक एकता स्थापित हुई थी। मौर्य काल में एक विस्तृत विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। मौर्य काल के एक निश्चित तिथि क्रम की शुरुआत होती है। शासकों को संगठित, सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित करने का प्रयास भी मौर्य साम्राज्य में किया गया था। यानी कि शासकों को संगठित करना, यानी कि सभी शासकों को एक साथ मिलाना, उनको सुव्यवस्थित करने के व्यवस्था के अनुसार उनको
एकत्रित करना, सुनियोजित करना आदि सारी चीज़ें इसमें की गई थी। तिथि क्रम में शुरुआत होती है, यानी कि मौर्य काल से ही हमें क्या है एग्जैक्ट डेट हमें मिलती है कि इस शासक ने इस चीज़ को किया था। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, यानी कि चंद्रगुप्त के मौर्य की उपलब्धियाँ कौन कौन सी है। पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों के शासकों का अंत, उनके पंजाब और सिंध के क्षेत्रों को जीता, नंदवंश का उन्मूलन एवं मगध पर अधिकतर अंतिम नंदवंश के शासक घनानंद को पराजित कर मगध पर अधिकार कर लिया। सेलुकस को पराजित कर ईरान, चंद्रगुप्त मौर्य जिसने क्या किया था मौर्य वंश की स्थापना की थी। पश्चिमोत्तर भारत यानी कि पश्चिम और उत्तर भारत में यूनानियों के शासन का अंत किया किसने किया? चंद्रगुप्त ने किया। उसने पंजाब और सिंध के क्षेत्रों को भी जीत लिया। किसने? चंद्रगुप्त ने भी जीत लिया। नंदवंश का उन्मूलन किया, मगध पर अधिकार किया। अंतिम नंदवंश के शासक घनानंद को पराजित कर मगध पर अधिकार कर लिया। अंतिम जो नंदवंश का जो शासक था घनानंद, उसको पराजित करके यहाँ पर इसने शासक कर लिया। किसने? चंद्रगुप्त ने। सेलुकस निग्रेटर को पराजित कर ईरान तथा राज्य का विस्तार किया। सेलुकस निग्रेटर की पुत्री हेलेना से इसने विवाह किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और हेलेना ही है जिसने भारत में साड़ी पहनने का रिवाज स्टार्ट किया था, यानी कि सबसे पहले जो साड़ी पहनी थी वो पहली महिला भारत में सेलुकस निग्रेटर की पुत्री हेलेना ही थी, जो ईरान का एक शासक था। पश्चिम भारत की विजय यहाँ पर दक्षिण भारत की विजय इसने की, प्रशासनिक उपलब्धियाँ इसने ली।